आज अपने न्यूक्लियर फिजिक्स पार्ट का जो लास्ट टॉपिक है इसको अपना कंप्लीट कर देंगे। और आज अपने सबसे पहले पढ़ते हैं जी न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके अंदर अपने पढ़ा था न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, दो प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। आज दोनों अभिक्रियाओं को आगे विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं न्यूक्लियर, अगर मैं बात करूं विखंडन की यानी फिजन अभिक्रिया की, फिजन रिएक्शन की, इसमें क्या होता है कि कोई बाहरी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है, जो अपने लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं इसके बारे में। और अपने पास कुछ एनर्जी मिलती है। क्या होता है जी, कोई बाहरी नाभिक अपने पास जैसे यूरेनियम है वो दो हल्के नाभिकों में टूटता है, जैसे एक बेरिलियम में टूट गया और एक क्रिप्टन में टूट गया, और अपने पास कुछ एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये होती है अपने पास न्यूक्लियर फिजन अभिक्रिया। और फ्यूजन के बारे में अगर बताएं तो वो संलयन अभिक्रिया होती है, जिसमें दो हल्के नाभिक, जैसे मान लीजिए कोई X है और कोई Y है। आपको एक एग्जैक्ट एग्जांपल ही बता देता हूँ। न्यूक्लियर फिजन इसको तो बोलते हैं अपने पास नाभिकीय विखंडन। विखंडन मतलब टूटना, इसमें न्यूक्लियर टूट रहा है, तो अपने बात करेंगे कि ये न्यूक्लियर फिजन अभिक्रिया है। ठीक है जी। अब अपने बात करते हैं, अगर सेकंड अभिक्रिया की बात करूं तो वो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन यानी संलयन। जिस प्रकार दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर संलयन अभिक्रिया या नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। इसमें अगर मैं बात करूं तो चार हाइड्रोजन परमाणु, दो ये हो गए, दो एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं, और कुछ एनर्जी आती है और कुछ अपने पास क्या आते हैं जी, पॉजिट्रॉन्स आते हैं। इसमें अपने पास एनर्जी आती है, साथ में न्यूट्रॉन बनते हैं। ठीक है, ये होती है मेरे पास न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर संलयन अभिक्रिया। ठीक है, अगर न्यूक्लियर फिजन की बात करूं मैं तो देखिए इसमें क्या होएगा। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, वो उसको बोलते हैं अपने पास चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन किस प्रकार होती है, इसके साथ अगर मैं कोई यूरेनियम परमाणु लेता हूँ, ठीक है जी, 235 यूरेनियम 235 जो 92 होता है, इस पे मैंने एक न्यूट्रॉन का अटैक करवाया। किसका अटैक करवाया जी, न्यूट्रॉन का। तो क्या होएगा, एक बेरिलियम में टूटेगा और एक क्रिप्टन में टूटेगा। ठीक है, एक बेरिलियम में टूटेगा और एक क्रिप्टन में टूटेगा। अगर मैं बेरिलियम की बात करूं तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है अपने पास वो होता है 141, और इसका परमाणु द्रव्यमान 141 होता है, क्रमांक नहीं, परमाणु द्रव्यमान 141, और क्रिप्टन का होता है अपने पास 92। ठीक है जी। एक न्यूट्रॉन को, ये न्यूट्रॉन है अपने पास, ध्यान रखना, ये क्या है अपने पास, न्यूट्रॉन को मैंने यूरेनियम पे अटैक करवाया, यूरेनियम पे इसकी बम्बारिंग करवाई, तो अपने पास एक बेरिलियम परमाणु और एक क्रिप्टन परमाणु मिलता है। साथ में 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं अपने पास, 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं। ठीक है जी, क्या मिलता है साथ में, 3 न्यूट्रॉन, और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब अपने पास क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब देखिए एनर्जी की बात तो अपने करेंगे बाद में। अब एक यूरेनियम परमाणु अपने पास और है, सामने 2 यूरेनियम परमाणु और पड़े हैं, ये भी 235 और ये भी 235। ठीक है, ये वाला न्यूट्रॉन है जो इससे जाकर टकराता है और ये वाला इससे टकराता है। अगर ये मान लो ये किसी से टकराता नहीं, ये खत्म हो जाता है, तो देखिए अब इसमें भी बेरिलियम बनेगा और क्रिप्टन बनेगा और 3 न्यूट्रॉन बनेंगे।
इसमें भी क्रिप्टॉन बनेगा और 3 अपने पास क्या बनेंगे जी, न्यूट्रॉन बनेंगे। ठीक है, अब देखिए एक यूरेनियम ने पहले 3 न्यूट्रॉनों का निर्माण किया था, उसके बाद ये आगे की आगे ये 6 न्यूट्रॉन का निर्माण हो चुका है। तो और 2 यूरेनियम परमाणु अपने पास आगे, ये अब ये आ गए न्यूट्रॉन अन्य यूरेनियम परमाणुओं से टकराएंगे। तो इस प्रकार अपने पास यहाँ पे कितनी एनर्जी मिली थी, अपन को पता है कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके साथ कितनी मिलेगी, 200 और आगे ये टकराएंगे तो यहाँ पे भी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार एनर्जी अपने पास क्या है, बढ़ती जाएगी। जो क्रिया से जो अपने पास एनर्जी मिलती है उसका जो निर्माण है वो लगातार बढ़ता जाएगा। इस प्रकार की अभिक्रिया को अपने चेन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है जी, क्या बोलते हैं इसको, चेन रिएक्शन। ओके, अब अपने बात करते हैं कि चेन रिएक्शन कितने प्रकार की होती है। चेन रिएक्शन 2 प्रकार की होती है। एक अपने पास होती है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, जैसा नाम से स्पष्ट है ये कंट्रोल्ड होगी। सेकंड होती है अपने पास अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। देखिए इससे पहले मैं आपको बात बताना चाहूँगा, जैसे चेन रिएक्शन स्टार्ट होगी तो ये लगातार बढ़ती जाती है और ये जितना ज़्यादा टाइम तक ये चेन रिएक्शन चलेगी उतनी ज़्यादा अपने को एनर्जी मिलेगी। तो इस चेन रिएक्शन को रोकने के, इस चेन रिएक्शन को रोका कैसे जाए, तो इसके कुछ फैक्टर अपने पास, मैं 3 फैक्टर बताता हूँ इसको किस प्रकार रोका जा सकता है। देखिए पहला फैक्टर ये कि जो इसमें से न्यूट्रॉनों का निर्माण हो रहा है अपने पास, उन न्यूट्रॉनों को किसी भी प्रकार से उस सिस्टम से बाहर निकाल लिया जाए, यानी वो आगे ना टकराएं। उन न्यूट्रॉनों वो आगे जो न्यूट्रॉन मिलते हैं अपने पास उस में से बाहर निकाल लिया जाए और वो आगे किसी अन्य यूरेनियम से ना टकराए। तो इस प्रकार उसको चेन रिएक्शन को रोका जा सकता है। सेकंड काम ये कर सकते हैं कि जो यूरेनियम परमाणु है अपने पास, जो यूरेनियम परमाणु है उसकी मात्रा को ख़त्म कर दें। जैसे अपने पास 2 ही परमाणु, मतलब 2 से ही टकराए, अन्य परमाणु होंगे नहीं तो उनसे टकराएगा कैसे। तो इस प्रकार एक यूरेनियम को ख़त्म करके भी अपने चेन रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। थर्ड है कि जो अपने पास न्यूट्रॉन है इनको किसी प्रकार से अवशोषित कर लिया जाए, किसी प्रकार से अवशोषित कर लिया जाए। अवशोषित कैसे होंगे, उसके अंदर मैं कुछ ऐसा पदार्थ डाल देता हूँ कि जो न्यूट्रॉन एमिट होते हैं वो अंदर अवशोषित कर लेता है और वो अन्य यूरेनियम से नहीं टकराएगा। तो इस प्रकार भी चेन रिएक्शन को रोका जा सकता है। तो 3 कारण अपने पास, पहला जो न्यूट्रॉन मिलते हैं उनको बाहर निकाल लिया जाए, एक टाइप। सेकंड टाइप ये कि जो यूरेनियम अपने पास फ्यूल के रूप में यूज़ कर रहे हैं उसको ख़त्म कर दिया जाए। और थर्ड अपने पास जो न्यूट्रॉन है उसको किसी भी प्रकार से अवशोषित करके भी उसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है जी, अब मेन बात आती है कि 2 प्रकार की अपने पास रिएक्शन होती है। एक होती है कंट्रोल्ड रिएक्शन, एक होती है अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। कंट्रोल रिएक्शन की बात करूं तो इसमें क्या होएगा कि जितनी अपने को एनर्जी चाहिए, ठीक है, मतलब मेरे को 600 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही एनर्जी चाहिए, मान लो 600 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि 2 यूरेनियम परमाणु है उसके साथ एक न्यूट्रॉन परमाणु का अटैक करवाता हूँ। इससे अपने पास क्या मिलेगी, 200 मिलेगी। फिर ये अन्य 2 से टकराएंगे, उनसे भी 200 मिलती है। तो ये टोटल कितनी होगी, 6 होगी। 600 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई है। अब जो इनसे जो न्यूट्रॉन का निर्माण होता है उनको मैं यूरेनियम किसी अन्य यूरेनियम से नहीं टकराने देता। तो इस प्रकार ये कंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाएगी एक तरह की। ठीक है, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, अपनी मन चाही एनर्जी को प्राप्त करके उस चेन रिएक्शन को रोका जा सके और उनको किसी विस्फोट ना होने दिया जाए। यानी रिएक्शन जैसे जैसे ये रिएक्शन बढ़ती जाती है वैसे वैसे एनर्जी की मात्रा भी बढ़ती जाती है और एक ऐसा टाइम आता है कि एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जिस सिस्टम में अपने वो एनर्जी बना रहे हैं वो विस्फोट कर जाता है।
उस सीमा तक पहुंचने से पहले अपने उसको रोक सकते हैं तो वो कंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है जी। अनकंट्रोल्ड इसके बिल्कुल विपरीत हो जाएगा कि जिसके अंदर मैं अपने चेन रिएक्शन को नहीं रोक सकते और वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इतनी रिएक्शन इतनी एनर्जी एमिट हो जाएगी और सीरीज इतनी उसकी आगे चली जाएगी कि उसको अपने नहीं रोक सकते और लास्ट में जाके वो विस्फोट कर जाएगा। देखिए कंट्रोल्ड रिएक्शन का जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है वो होता है अपने पास न्यूक्लियर रिएक्टर, जबकि अनकंट्रोल्ड का जो एग्जांपल अपने पास वो है अपने पास एटम बम। ठीक है जी। आपको एटम बम बनाना भी बताएंगे किस प्रकार से वो बनता है। तो एटम बम में क्या होता है कि आप देखते हैं कि कहीं पे फेंकते हैं तो उसके अंदर चेन रिएक्शन होती है और एक इतनी मात्रा हो जाती है कि वो अंत में विस्फोट कर जाता है और काफ़ी भारी नुकसान होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में आपने देखा होगा कि परमाणु भट्टियाँ होती है जिसमें अपनी बिजली का निर्माण करते हैं और काफ़ी अपने पास काम भी आते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर से संबंधित अपने पास कई तरह की मशीनें आती हैं और सबमरीन्स का भी निर्माण इन्हीं के द्वारा ही किया जाता है जो ऊर्जा स्रोत के रूप में। ठीक है। कंट्रोल चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस। ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि क्या होगा। अब चेन रिएक्शन की एक शर्त है, इंपॉर्टेंट शर्त है, अगर मैं आपको बताऊं एक शर्त ये है कि जब मैं एक यूरेनियम से एक न्यूट्रॉन को टकराता हूँ तो 3 अपने पास न्यूट्रॉन बनते हैं। अभी मैं न्यूट्रॉन की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और ये इन 3 न्यूट्रॉनों में से एक न्यूट्रॉन ऐसा होना चाहिए कि वो यूरेनियम से टकराए, यूरेनियम से एक अन्य यूरेनियम से टकराए या अन्य किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ से वो क्रिया करे ही, जाके उससे ऊपर बम्बारिंग करे। अगर ये तीनों में से ऐसा कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है जो आगे किसी अन्य परमाणु से नहीं टकराएगा तो वो चेन रिएक्शन क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। देखिए अगर तीनों में से कोई नहीं है तो आगे वो किसी से नहीं टकराएगा तो चेन रिएक्शन अपने आप ही रुक जाएगी। तो ये चेन रिएक्शन चलेगी ही नहीं। तो ये चेन रिएक्शन की मेन शर्त है। इसको ही अपने कहते हैं न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर या न्यूट्रॉन, इसके 4 नाम है, ध्यान, न्यूट्रॉन गुणन कारक या गुणक गुणांक भी बोल सकते हैं इसको आप, गुणन गुणांक। ठीक है। एक नाम तो ये हो गया इसका हिंदी और इंग्लिश में, एक नाम इसका ये आ जाएगा रिप्रोडक्शन फैक्टर, या ये कहें रिप्रोडक्शन यानी वापस उसका उत्तेजन हो, वापस उसका निर्माण हो, या पुनः निर्माण भी बोल सकते हैं उसका। तो क्या होगा जी, पुनः निर्माण कारक। ठीक है। इसको अपने एक सिंबल से लिखते हैं, उसको बोलते हैं अपने पास के। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं अपने पास, के। अब के की वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे वो भी देखिए। मान लीजिए चेन रिएक्शन चल रही है। ठीक है। चेन रिएक्शन चल रही है, ये अपने पास कोई न्यूट्रॉन था, एक यूरेनियम से टकराया, 3 यूरेनियम बने, ये अन्य यूरेनियम, अन्य 3 न्यूट्रॉन बने। देखो न्यूट्रॉनों को मैं पॉइंट से दर्शा रहा हूँ। 3 न्यूट्रॉन बने और ये अन्य यूरेनियम से टकराते हैं। इस प्रकार 3 और बनेंगे। देखिए एक पीढ़ी होती है, एक जनरेशन होएगी। यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन मानता हूँ मैं इसकी, इस जगह पे मैं कौन सी जनरेशन मानूंगा जी, सेकंड जनरेशन। ठीक है। तो सेकंड जनरेशन में जितने न्यूट्रॉन है
सेकंड जनरेशन में जितने न्यूट्रॉन हैं, अगर मैं ये बात करूं कि किसी भी जनरेशन की बात करूं, हिंदी में लिखते हैं भी किसी पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या अपॉन में उससे एक पीढ़ी पहले न्यूट्रॉनों की संख्या, एक पीढ़ी पहले न्यूट्रॉनों की संख्या। देखिए अगर मैं इसको सेकंड जनरेशन मानता हूँ तो अगर मैं इसको सिंबल में लिखूँ, सेकंड जनरेशन में न्यूट्रॉनों की संख्या अपॉन में फर्स्ट जनरेशन में न्यूट्रॉनों की संख्या। अब देखिए ये के होता है अपने पास, ठीक है। अगर मैं इस एग्जांपल में बात करूं तो के की वैल्यू क्या होगी, अगर सेकंड जनरेशन की बात करूं मैं, इसमें कितने हैं जी 9, देखो 3 यहाँ पे मिलेंगे 3 न्यूट्रॉन है अपने पास, तो 9 अपॉन में यहाँ पे कितने मिले थे उससे एक पहले 3, तो कितना रिजल्ट आएगा अपने पास, के इक्वल 3 आएगा। तो यहाँ पे जो अपने पास न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो कितना आएगा, के इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब इस के की क्या महत्वता है उसके बारे में आगे अपने देखते हैं। तो के की वैल्यू कुछ इस प्रकार से, आपको के की वैल्यू निकालनी आ गई। अब देखिए मान लीजिए कि के की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है, जैसे इसमें क्या थी 3 थी ना, तो 1 से ज़्यादा थी, या 1 के बराबर है, या 1 से क्या है अपने पास कम है। जब के की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो क्या होएगा, तब वो जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है वो कंटिन्यूस रहेगी, यानी सतत रहेगी, वो जारी रहेगी, वो न्यूक्लियर रिएक्शन बंद नहीं होगी, वो अपना काम करती रहेगी। तो सेकंड में क्या होएगा, इसमें भी अगर के इक्वल 1 है, यानी जितने न्यूट्रॉन खत्म हो रहे हैं उतने ही न्यूट्रॉनों का निर्माण आगे हो रहा है, तब भी वो जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो क्या रहेगी, सतत रहेगी, या मैं ये कहूँ कि वो जारी रहेगी, यानी कंटिन्यूस रहेगी। एक ही बात है, यहाँ पे भी ऑन है वो रिएक्शन, यहाँ पे भी ऑन है। जब यहाँ पे एक कम है, यानी जितने न्यूट्रॉन अपने पे अटैक करवा रहे हैं उससे कम न्यूट्रॉनों का निर्माण अपने को हो रहा है, तब वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, तब वो क्या हो जाएगी, रिएक्शन ऑफ हो जाएगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। अब ध्यान रखने वाली बात है, जब ये वाली चीज़ होएगी, जब के 1 से ज़्यादा होएगा, तब जो रिएक्शन होएगी वो कौन सी होएगी, अनकंट्रोल्ड होएगी, ठीक है जी। कौन सी इक्वेशन होएगी यहाँ पे, रिएक्शन होएगी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कंट्रोल्ड, ठीक है जी, अनकंट्रोल्ड। अब आगे बात करते हैं स्पेलिंग गलत हो गई, रुको, अनकंट्रोल्ड, ठीक है। अगर के इक्वल 1 है तब जो रिएक्शन होएगी वो होएगी कंट्रोल्ड, ठीक है, तब वो अपने पास कौन सी होगी, रिएक्शन कंट्रोल्ड। इस स्थिति में तो रिएक्शन हो ही नहीं रही, रिएक्शन ऑफ है, तो इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी रिएक्शन नहीं होएगी, ठीक है। अब अपने ना बात करते हैं चेन रिएक्शन के बारे में बात कर ली, न्यूक्लियर कंट्रोल रिएक्शन और अनकंट्रोल्ड रिएक्शन दोनों टाइप के बारे में बात कर ली। अपन के एक एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने पास एटम बॉम्ब की। किसकी, एटम बॉम्ब। इससे पहले आप सारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए अपने अब एटम बम के बारे में पढ़ेंगे, तो एटम बम क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका सिद्धांत पता करते हैं। तो किस पे काम करता है, जो इसका सिद्धांत है वो अपने पास है न्यूक्लियर चेन
रिएक्शन। ठीक है, एक शब्द और जोड़ लीजिए जो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अगर कंट्रोल्ड होगी तो फिर किस प्रकार का बम है ना, अनकंट्रोल्ड होते हैं ये। ठीक है, विस्फोट करेगा तभी तो ये बम है। आपको पता है जापान पे गिराया था हिरोशिमा और नागासाकी शहर में अमेरिका ने, है ना। तो अब देखिए, एटम बम का जो मेन स्रोत है, जो इसका मेन फ्यूल है, या तो उसके बीच में या तो अपने कभी कभी प्लूटोनियम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो अगर मैं इसके बेसिक फ्यूल की बात करूं तो वो यूरेनियम 235 ही है, यूरेनियम 235 ही है। ठीक है, तो किस प्रकार होता है देखिए, अपने को पता है भी कोई भी चेन रिएक्शन के लिए अपने को दो चीज़ की आवश्यकता है, एक तो न्यूट्रॉन की, एक तो न्यूट्रॉन की, और एक फ्यूल की। फ्यूल के रूप में अपने यूरेनियम 235 भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, समृद्ध यूरेनियम भी बोलते हैं इसको, है ना। देखिए, सबसे पहले इसके चारों ओर एक बड़ा सारा शेल होता है जो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है। इसको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके बीचों बीच न्यूट्रॉन रखा जाता है, न्यूट्रॉन स्रोत रखा जाता है, न्यूट्रॉन सोर्स, यानी एक ऐसा सोर्स जिससे न्यूट्रॉन बाहर की ओर निकलते हैं। ठीक है, इसको मैं बाद में बता दूंगा, लाइन बाद में लगा दूंगा, इसके निर्माण तो कर ले। इसके चारों ओर कुछ इस प्रकार से ठीक है, कुछ इस प्रकार से शेल बने होते हैं। इसको मैं दो भाग में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, दो भाग में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ, इसके अंदर रखा जाएगा यूरेनियम। क्या रखा जाएगा, यूरेनियम। देखिए, ये तो अपने पास क्या है, न्यूट्रॉन सोर्स, न्यूट्रॉन सोर्स। ये अपने पास है यूरेनियम 235। इसके चारों ओर ये जो खाली स्थान है, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें रखी जाती है जो इजीली, इसको मैं कुछ किसी भी शो कर देता हूँ, ऐसे शो कर देता हूँ। सामान्य विस्फोटक जिसको बोलते हैं, ठीक है, जैसे बारूद वगैरह इसमें भर देते हैं, मतलब सामान्य विस्फोटक है, उसके अंदर चेन रिएक्शन नहीं होती। इसका काम भी मैं बताता हूँ क्या होता है। देखिए भैया, किस प्रकार कार्य करता है। सबसे पहले तो इसके अंदर सिद्धांत कौन सा होगा, k = 1, यानी k की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। सबसे पहले ये जो चारों ओर इसका विस्फोटक है ना, इसको भी लिख देते हैं। ये अपने पास शेल है, काफ़ी मजबूत शेल है अपने पास। जो विस्फोटक है, इसमें विस्फोट करवाया जाता है, चारों में एक साथ विस्फोट करवाया जाता है। ठीक है, चारों में एक साथ विस्फोट करवाया जाएगा, जिससे क्या होएगा कि ये यूरेनियम के जो पार्टिकल्स है इसके अंदर, उनको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। उनको क्या मिलेगी, एनर्जी। और ये चारों एक साथ फटेंगे तो ये आपस में आके क्या हो जाएंगे, ऐसे न्यूट्रॉन पे आके चिपक जाएंगे, न्यूट्रॉन पे आके चिपक जाएंगे। और न्यूट्रॉन सोर्स एक्टिव है तो ये सारे यूरेनियम में न्यूट्रॉनों को छोड़ देगा, जिससे क्या चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। यूरेनियम इसके साथ गति, जो यूरेनियम में भी एनर्जी आएगी, इस न्यूट्रॉन में भी एनर्जी होगी, दोनों आपस में टकरा के चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे। और इस प्रकार से इसमें चेन रिएक्शन तो स्टार्ट होगी। अब ये ऐसे नहीं भी चेन रिएक्शन स्टार्ट होते ही ये बम फट जाएगा, नहीं फटता। उसके बाद ये काफ़ी टाइम तक, काफ़ी मतलब कोई 30 सेकंड तक ये चेन रिएक्शन इसके अंदर होती रहेगी। और आपको पता है चेन रिएक्शन में शुरू में एनर्जी कम प्राप्त होती है, लेकिन थोड़े थोड़े टाइम बाद ये चेन एनर्जी है वो बढ़ती जाती है। तो इस एनर्जी जब इतनी बढ़ जाएगी कि शेल, जो ये मजबूत शेल है, इसको विस्फोट करके इसमें से बाहर निकलने, इसको मैं इसमें फट जाएगी एक तरह का शेल, इस प्रकार हो जाए, इतनी एनर्जी आ जाएगी, तब विस्फोट होएगा, तब विस्फोट होएगा। ये अपने पास अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एटम बम। ठीक है जी, अच्छा है, समझ आ गया आप सारों को। ठीक है, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर रिएक्टर, इसके बिना तो आप सोचिए कि एग्ज़ाम बनता ही नहीं।
एग्जाम में इसका श्योर क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय भट्टी, हिंदी में इसको बोलते हैं नाभिकीय भट्टी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, भट्टी होती है इसका। ये इसका जो मेन सिद्धांत है वो अपने पास आता है चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, लेकिन कौन से वाली, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन पे ये वर्क करता है, और बहुत अच्छा उसका एग्जाम्पल है। इसमें पहले 3 चीज़ें पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें यूज़ होने वाले पदार्थ या फ्यूल की बात करूँ मैं, इसमें फ्यूल कौन सा यूज़ होता है, तो फ्यूल जो इसके अंदर फ्यूल होता है आपको पता है, यूरेनियम 235 यूज़ कर सकते हैं, प्लूटोनियम भी यूज़ करते हैं, यूरेनियम 233 भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा अन्य कोई रेडियो एक्टिव तत्व है तो उसको भी, जो क्रियाशील है चेन रिएक्शन के लिए, उसको भी अपने यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं सेकंड बात करूं इसके अंदर, तो एक कंक्रीट की दीवार जिसको बोलते हैं अपने, ठीक है, जिसको अपने बोलते हैं शेल, या उसको शेल्डिंग भी बोल देते हैं, शेल्डिंग। अभी इसका मैं थोड़ा इसको पहले डायग्राम बनाता हूँ, फिर उस हिसाब से आपको समझाएगा, नहीं तो इसे समझ नहीं आएगा। देखिए, ये सबसे पहले मैंने एक बड़ी सारी कंक्रीट की दीवार बनाई, ठीक है, कंक्रीट की दीवार बनाई। पहले आप देख लिए भी है क्या चीज़, उसके बाद मैं इनका काम बताऊंगा भी क्या काम है इन कंक्रीट की दीवारों का, ठीक है। उसके अंदर मैंने ये परमाणु भट्टी का निर्माण किया, इसके अंदर मैंने ऐसे 3 छड़ें लगा दी, इसके अंदर मैंने 3 छड़ें लगा दी यूरेनियम की, ठीक है, ये किसकी है, यूरेनियम की, यूरेनियम 235 ही मान लीजिए, 3 छड़ें हैं इसके, ठीक है। फिर इसके अंदर ऐसे 3 हिस्से और बने होंगे इस प्रकार से, जो अपने इस चेन रिएक्शन को रोकने का काम करेंगे, चेन रिएक्शन को रोकने का काम करते हैं। किस प्रकार करते हैं वो भी बताएंगे, और किस चीज़ की बनी होती है इसके बारे में बात करेंगे। इसको छड़े बोलते हैं, ठीक है, इसको छड़े बोलते हैं, कैडमियम की छड़े होती है। किसकी छड़े होती है, कैडमियम की छड़े होती है, ठीक है, कैडमियम की। इसमें कुछ इस प्रकार से बना था कि इसको अगर मैं दबाऊँ तो ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा, तो इन 3 जो अपने पास सोर्स है अपने पास यूरेनियम के, इनके अंदर एक सेपरेशन आ जाएगा, विभाजन आ जाएगा, ठीक है। फिर चारों ओर इसके मॉडरेट या मंदक जिसको कहते हैं उसको भरा जाता है। मंदक के रूप में क्या भर सकते हैं, इसके अंदर पानी भर सकते हैं, गैस भर सकते हैं, मंदक नहीं इसको बोलते हैं अपने पास शीतलक, कूलेंट बोलते हैं इसको, कूलेंट, ठीक है, और शीतलक भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। पानी, गैस और D2O जिसको अपने भारी जल भी बोलते हैं, D2O। अब देखिए मेन क्रिया भी समझ लीजिए, ये कंक्रीट की दीवार तो इसको सेफ रखती है, यानी इसके अंदर ऐसा कोई भी विस्फोट ना हो कि ये बाहर आ जाए कोई भी न्यूट्रॉन परमाणु, और अपने पास उस जहाँ पे ये लगी हुई है वहाँ पे जो आदमी है, जो कार्यकर्मी है, उनको नुकसान पहुँचे, इसका काम तो ये करती है, ठीक है। और बाकी ये इसका इम्पोर्टेंट भी है, ये अंदर ही रखती है, सिस्टम इसके अंदर होता है सारा, तो उसको एक तरह का बेस प्रदान करती है ये, ठीक है। इसके अंदर ये जो हिस्सा बना है इसको अपने परमाणु मेन भट्टी का शेल बोल सकते हैं। इसके अंदर ये वाली चीज़ यूरेनियम लगा है, अब यूरेनियम की तो जरूरत पड़ेगी। देखिए अब क्या होता है, इसके एक के ऊपर मैं न्यूट्रॉन का अटैक करवाता हूँ तो इस प्रकार से ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ये अन्य छड़ों तक भी पहुँच जाएगी, जिससे ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और रिएक्शन स्टार्ट होते तो आपको पता है एनर्जी मिलती है, और जब ये एनर्जी मिलेगी तो इस एनर्जी से टेम्परेचर, एनर्जी किसके रूप में मिलती है अपने पास, टेम्परेचर के रूप में मिलेगी, ठीक है। टेम्परेचर में जो इसके चारों ओर अपने पास पानी भरा है या शीतलक भरा है, ये इसको सोख लेगा, इसको सोख लेगा, मतलब इस पानी का क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ये बहुत गर्म होकर वाष्प के रूप में
अपने पास मिलेगा। तो क्या होता है, एक हिस्सा यहाँ पे इस प्रकार पाइप से लगा दी जाती है, कि दो लगाते हैं, मैं बताता हूँ किस प्रकार से। ये वाष्प बनी, ये वाष्प इस पाइप के अंदर ऐसे जाएगी, ठीक है, ये वाष्प पाइप के अंदर जाएगी। आगे एक टरबाइन लगा दी जाएगी, टरबाइन, ठीक है। ये टरबाइन एक मोटर से जुड़ी होगी, एक जनरेटर से जुड़ी होगी, इसको मोटर भी लिख दो। अब ये वाष्प इतनी प्रेशर से निकलेगी कि इस टरबाइन को घुमाएगी, ये टरबाइन घूमेगी तो ये मोटर घूमेगी, मोटर घूमेगी तो अपने पास क्या मिलेगी, विद्युत मिलेगी। इसको मोटर ना कह के अब जनरेटर भी बोलोगे, जनरेटर घूमेगा तो अपने पास क्या मिलेगा, विद्युत मिलेगी, ठीक है। जैसे इसको घुमाएगी ये पानी ठंडा हो जाएगा, ये पानी ठंडा होकर वापस इसके अंदर चला जाएगा। तो इस प्रकार ये कार्य करती है। अब ये कैडमियम की छड़ी क्या काम करेगी, अब रिएक्शन स्टार्ट होगी, अपने को कभी रोकना भी पड़ेगा, तो रोकने के लिए इसको मैं नीचे कर देता हूँ, तो ये इसके ऐसे यहाँ तक आ जाएगी ये, ठीक है। जब यहाँ तक आ जाएगी ये, तो इसके अंदर एक सेपरेशन आ जाएगा और रिएक्शन रुक जाएगी, दूसरे यूरेनियम तक नहीं जाएगी। इस प्रकार इसको अपने कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये अपने पास नाभिकीय भट्टी आ गई, ये बनावट आपने देख ली। इसके अंदर एक कूलेंट होता है, ये परिवेशक बोलते हैं इसको, और ये अपने पास कैडमियम की छड़ें होती है, ये शीतलक होता है, और ये अपने पास बाहरी जल जो मंदक के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है। न्यूट्रॉन सोर्स तो इसके अंदर होएगा ही। क्रियाविधि आपको समझ आ चुकी है किस प्रकार ये कार्य करता है, कि न्यूट्रॉन का रिएक्शन करवाई जाती है, यूरेनियम से चेन रिएक्शन मिलती है जो कि कंट्रोल्ड होती है। कंट्रोल्ड किस प्रकार किया जाता है, कैडमियम की छड़ों से किया जाता है। जब चेन रिएक्शन होती है तो अपने पास जो एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को इस पानी को गर्म करने में लग जाती है। जब ये पानी गर्म होता है, पानी बोल रहा हूँ, इसके रूप में अपने D2O या गैस वगैरह भी यूज कर सकते हैं। ये वाष्प के रूप में मिलती है। ये वाष्प को एक पाइप के द्वारा एक टरबाइन में से गुजारा जाता है, जो टरबाइन घूमती है तो जनरेटर घूमता है, जनरेटर घूमता है तो अपने पास इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, और पानी जब ठंडा हो जाता है तो इसको वापस इस भट्टी में छोड़ दिया जाता है, और ये रिएक्शन अपने पास चलती रहती है, ठीक है जी। इस प्रकार से ये परमाणु भट्टी अपने पास न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है, ठीक है। अगर आपको कुछ ना समझाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इस पर दोबारा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ऐसा घबराने की बात नहीं है। और आपकी जो लास्ट वीडियो है उसको यहाँ पे एक आई बटन आएगा, उस आई बटन पे क्लिक करके आप लास्ट वीडियो के लिंक पे जाके आप उसको देख सकते हैं, और जो चीज़ नहीं समझ आई तो आप समझ सकते हैं। तो मेन बात तो ये है कि आप इस वीडियो को, उससे पहले आप उन सारी वीडियो को देखें, आपको सब क्लियर समझ आएगा, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अब एक अपने पास रिएक्शन रह गई है। अपने न्यूक्लियर फिजन के बारे में यानी नाभिकीय विखंडन के बारे में सारा कुछ पढ़ चुके हैं। अब जो मेन चीज़ अपने पास मेन या लास्ट टॉपिक मैं बोल लूँ, उसको बोलते हैं अपने अब देखिए, अब अपने बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। न्यूक्लियर फ्यूजन लास्ट टॉपिक ही है इसका, जिसको अपने बोलते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है कि दो हल्के नाभिक, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि दो हल्के नाभिक मिलकर एक संयुक्त रूप से एक नाभिक का निर्माण करते हैं, एक बाहरी नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। एक बाहरी नाभिक का निर्माण करते हैं, और यह जो अभिक्रिया है ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ही पॉसिबल है, ठीक है जी। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ही पॉसिबल है, ये बात इसमें इम्पोर्टेंट है कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ही ये अभिक्रिया पॉसिबल है। दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन। परफेक्ट एग्जांपल जैसा मैंने शुरू में बताया था, फिर बता देता हूँ कि 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं, साथ में 2 पॉजिट्रॉन का निर्माण करते हैं, 2 पॉजिट्रॉन का निर्माण करते हैं, और गामा पार्टिकल्स का भी साथ में निर्माण होता है। और जो एनर्जी मिलती है अपने पास
24.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती है। ठीक है, 24.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती है। एनर्जी भी इसमें, एनर्जी का निर्माण में भी दोनों प्रकार की जो न्यूक्लियर रिएक्शन है दोनों में एनर्जी का निर्माण होता है, इसमें भी एनर्जी का निर्माण होता है। इसमें एक बात रखूँगी आप ध्यान, द्रव्यमान शक्ति होती है। द्रव्यमान शक्ति किस प्रकार से होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कि दो हल्के नाभिक अपने पास x और y, इनको मिलने पर कोई एक z परमाणु मिलता है जो संयुक्त रूप से बनता है। तो जब इन दोनों का द्रव्यमान देखा वो m था, इसका जो द्रव्यमान m डैश था, तो जब इन दोनों को एनालिसिस किया तो देखा गया कि ये वाला क्या है, ज़्यादा है, ये वाला कम है। लेकिन अपने के हिसाब से क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना, तो बराबर नहीं हुआ, ये कमी आ गई। ये कमी ही द्रव्यमान शक्ति है। और ये कमी किसके कारण आती है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के कारण। जब दो परमाणु जुड़ते हैं तो उनमें बाइंडिंग एनर्जी के रूप में एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज होती है वो अपने पास इस रिएक्शन में दिखाई दे रही है। और आपको ध्यान है कि मास एनर्जी फॉर्मूले से जब एनर्जी रिलीज होती है तो मास का भी रिडक्शन होता है। ठीक है जी, इसका ये मास एनर्जी फॉर्मूले से अपने ये निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए इस इक्वेशन में बात करते हैं अपने 4 हाइड्रोजन अपने पास। कितने हैं जी, 4 हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होएगा, 4 हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होएगा। एक हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो होता है अपने पास 1 एग्जैक्ट की बात कर रहा हूँ 1.0727। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा अपने पास 4, इंटू क्या हो जाएगा अपने पास 4। ठीक है, और एक हीलियम परमाणु का अगर अपने पास यहाँ पे कितने हैं, 2 है ना, एक ही हीलियम परमाणु है, इसका जो अपने पास परमाणु द्रव्यमान आता है वो आता है 4.005। ठीक है, 055। ठीक है, आप यहाँ पे AMU भी लगा लें क्योंकि ये मास एटॉमिक यूनिट है। इसके बारे में मैं शुरू में बता चुका हूँ शुरू की वीडियो में, अगर आपको नहीं पता तो देख लेना। ठीक है, एक हाइड्रोजन परमाणु के साथ एक हीलियम परमाणु बना। ठीक है, अब अपने पास 2 पॉजिट्रॉन मिलते हैं, 2 पॉजिट्रॉन मिलते हैं, तो 2 पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान भी अपने लिख देते हैं यहाँ पे क्या होएगा। तो एक का होता है अपने पास 0.0055 इंटू 2AMU। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु 4 जो अपने पास, अगर मैं निकालूँ इसका 728 और 4 दिन 8 और 2 10 1 से 28 और 29 आएगा अपने पास। ठीक है, और ये अपने पास 4 आ गया। ठीक है, ये अपने पास ये आ रहा है, और एक हीलियम परमाणु ये आ गया अपने पास। इसकी बात करूँ 10 और 11 और 00 अपने पास ये आ जाएगा। ठीक है जी, अपने पास ये आ जाएगा 3 2 5। ठीक, अब अगर द्रव्यमान शक्ति की बात करूं, डेल्टा M बोलते हैं जिसको, कितनी होएगी, ये अपने पास कितना है 4.02908, और अपने पास ये कितना आ रहा है, माइनस की बात करूं 4.00 और 55, और अपने पास ये ऐड होएगा इसके साथ क्योंकि इसके साथ ही निर्माण हो रहा है इसका। तो 0111100। ठीक है, 561004। ठीक है, अब इसमें से मैं माइनस करूँ, अगर डायरेक्ट माइनस कर देता हूँ 4.00165, तो 3 और 4710 और अपने पास इतना
ठीक है, इसको अगर मैं आगे मल्टीप्लाई करता हूँ 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो अपने पास लगभग आएगा, देख लेना, 23.5 मेगा इलेक्ट्रॉन के पास आ जाएगा, 24.5 आ सकता है। ठीक है, 24.5 मेगा इलेक्ट्रॉन के पास अपने पास शक्ति आ रही है। देखो इतनी तो अपने पास शक्ति आ गई। अब इसको मैं अगर एनर्जी में चेंज करूं तो 24.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अपने पास क्या आ रही है, एनर्जी प्राप्त हो रही है। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसकी एक गणना कर दी न्यूक्लियर फिजन के लिए, इस रिएक्शन के लिए, जो द्रव्यमान शक्ति के लिए। ठीक है, इसमें एक बात ध्यान रखना, जो पॉजिट्रॉन बनते हैं अपने पास दो, ये आगे जाके अन्य इलेक्ट्रॉनों से भी टकराते हैं। इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो उनका भी विखंडन कर देते हैं ये, तो उसके द्वारा भी अपने पास 2 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी है वो एक्स्ट्रा मिलती है, तो एग्जैक्ट हो जाएगी अपने पास 26.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान रखना कि जो न्यूक्लियर फिजन यानी इस क्रिया में, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में जो एनर्जी मिलती है वो न्यूक्लियर विखंडन अभिक्रिया की तुलना में ज़्यादा मिलती है। क्या मिलती है जी? ज़्यादा मिलती है। इसका जो एग्जाम्पल अपने पास हाइड्रोजन बम है, बल्कि उसका एग्जाम्पल अपने पास क्या था, एटम बम। तो अपने ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बम एटम बम से ज़्यादा विनाशकारी और खतरनाक है। ठीक है, ओके, अभी ये टॉपिक अपने पास कंप्लीट हो गया। एक कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि देखिए, एक बात है अपने पास ध्यान रखने वाली, जो सूरज है अपने पास, सूर्य के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है? तो सूरज के अंदर जो रिएक्शन होती है वो अपनी होती है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, या कहूँ मैं फ्यूजन अभिक्रिया। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन अभिक्रिया अपने पास होती है। उसके अंदर क्या होता है कि जो आपको पता है, जो अपने पास सूर्य बना है उसमें ना तो किसी भी प्रकार का यूरेनियम है, ना किसी प्रकार के अन्य रेडियोएक्टिव पदार्थ है। उसके अंदर जो निर्माण होता है वो 90% तक हाइड्रोजन परमाणु का और 10% तक उसमें हीलियम परमाणु होते हैं। तो जो हाइड्रोजन परमाणु है वो आपस में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया करके हीलियम परमाणु का निर्माण करते रहते हैं और अपने पास एनर्जी भी मिलती रहती है, जिसको अपने डेली अपने लाइफ में यूज करते हैं। क्यों वहाँ पे ये इतनी कारगर क्यों है ये नाभिकीय? क्योंकि आपको पता है कि नाभिकीय फ्यूजन अभिक्रिया के लिए क्या चाहिए, आपको हाई टेम्परेचर चाहिए। हाई टेम्परेचर की आवश्यकता इसलिए होती है कि दो सेम प्रकृति के परमाणु एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो इसको आपस में मिलाने के लिए गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होती है, गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह गतिज ऊर्जा टेम्परेचर से ही मिल सकती है। तो वो वहाँ पे सूरज में टेम्परेचर आपको पता है 10 की पावर 8 केल्विन से 10 की पावर 10 केल्विन तक की होती है। अब बात आपके सामने आएगी कि सूरज में अगर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है तो उसका द्रव्यमान क्या हो रहा है, कम होना चाहिए, और ये बात सही है, उसका द्रव्यमान रेगुलरली कम हो रहा है, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि उसका संपूर्ण द्रव्यमान छोटे परमाणु के रूप में बन जाएगा, और जो उसकी सारी एनर्जी है, सारा द्रव्यमान है, वो द्रव्यमान क्षति होकर एनर्जी के रूप में रिलीज हो जाएगा। लेकिन ये समय अभी नहीं आने वाला है, ये समय आपको 10 की पावर 11 साल बाद आएगा। अब लगा लो कितने साल हो गए, 10 के आगे 11 जीरो लगा लेना, तो आपको पता लग जाएगा कितने साल बाद ये सूरज अपने पास रोशनी इसकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये होती है अपने पास नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। और इस प्रकार अपना ये न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में जो टॉपिक्स है अपना सारा खत्म होता है। न्यूक्लियर परमाणु के जो टॉपिक था, न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में टॉपिक्स था, आज मैंने इस टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है। इसके बारे में किसी भी प्रकार का कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और पीछे वाली वीडियो को रेगुलरली देखें। अगर नहीं समझ आता तो मेरे को कमेंट करके मैं उसके ऊपर में आपको आगे क्लास भी लगा दूंगा, डाउट क्लास, अगर आपके कमेंट आते हैं। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद। अब आगे किसी नए टॉपिक के साथ नई क्लास में नए दिन मिलेंगे। धन्यवाद।